हे गाइस, साहिल चौधरी दिस साइड। तो अभी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम पास ही है। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आप जीके भी अच्छे से प्रिपेयर कर रहे होंगे। तो मैं जीके की स्ट्रेटजी लेके आया हूँ जिस हिसाब से मैंने तैयारी की, और जो मेरे नोट्स हैं वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं। जीके का क्या है यार, मतलब एक रेगिस्तान की तरह है। अगर आप उसमें चले गए तो भटकते ही रहोगे। आपको सारी चीज़ें नहीं पढ़नी, सेलेक्टेड चीज़ें पढ़नी होती है कि क्या क्या पढ़नी है, क्या क्या छोड़नी है, वो सब मैं आपको बता दूंगा। एक्स्ट्रा अगर आप भागने जाओगे, और वैसे भी जीके यार मतलब रिलायबल नहीं होती। जीके के बेसिस पे आप ये नहीं कर सकते कि मेरी जीके फुल स्ट्रॉन्ग है और मैं सिलेक्शन ले लूँगा। जीके सिर्फ रैंक मेकर होती है। जीके में आपके अच्छे मार्क्स आएंगे तो आपकी रैंक इंप्रूव होगी। आपका जो सिलेक्शन दिलाएंगे वो बाकी 3 सब्जेक्ट हैं। जीके से आपकी सिर्फ रैंक इंप्रूव होगी। तो आपको जीके सिर्फ इस हिसाब से ही करनी है कि मतलब जो सबको आता है बस वो मेरे को आता हो। एक्स्ट्रा भागने की कोई जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो मेरिट में ही नहीं आते। वो मेरिट से बाहरी क्वेश्चन होते हैं, वो कोई मायने नहीं रखते। वो क्वेश्चन आपको ना भी आते हो तो भी आपको कोई दिक्कत नहीं है। तो जीके की स्टार्ट करते हैं, जीके की स्ट्रेटेजी वीडियो। पहले मैं आपको अपना स्कोर बता दूं। सीएचएसएल मेंस में जीके में मेरे आए थे 45 आउट ऑफ 60 मार्क्स, जिसमें एक क्वेश्चन मैंने आपको बताया नटराज वाला गलत हो गया था मेरा, और बाकी एक मनी वाला गलत हुआ था, और एक आधा कोई और क्वेश्चन गलत थे इस हिसाब के। सीजीएल प्री में मेरे 38 आउट ऑफ 50 मार्क्स आए थे, जिसमें मेरी 100% एक्यूरेसी थी। जिसमें कुछ एक तुक्के भी थे जो मेरे सही लगे थे। तुक्के मारने में मैं आपको बताऊंगा किस हिसाब से आपको मारने होते हैं। ऐसे नहीं आप रैंडम पेन घुमाओ और तुक्का मार दो। थोड़ा सोच के करना होता है कि आपके दो जब ऑप्शन रिजेक्ट हो गए तो बचे हुए 2 में आपको तुक्का मारना है, और वो भी किस हिसाब से मारना है वो मैं आपको बता दूंगा। इस हिसाब से सीजीएल प्री में और सीजीएल मेंस में मेरे तुक्के गलत हो गए थे। 27 नंबर आए हैं मेरे 75 में से, जिसमें मेरे 9 क्वेश्चन गलत हो गए। सीजीएल मेंस में मैं ये नहीं कहूँगा कि ठीक है मेरी तैयारी मेरी अच्छी ही थी, पर सीजीएल मेंस का पेपर ही इस बार थोड़ा अजीब आया था कि मतलब कुछ भी रैंडम ईयर्स पूछ लिए, जैसे डिस्कवरी के ईयर पूछ लिए। तो वो मतलब ऐसा नहीं है कि हर कोई याद रखता है, ठीक है। अब सीजीएल मेंस भी क्लियर हो गया मेरा। आरएस प्री जो पेपर होता है, आरएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज का एग्ज़ाम अगर आपका क्लियर हो रहा है ना, तो आपकी जीके अच्छी है, और ये मेरा क्लियर है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरी जीके ठीक है, अच्छी थी। हालांकि सीजीएल मेंस में मेरे नंबर नहीं आए, पर मेरी जीके जो मैंने जिस हिसाब से कि मैं आपको बता दूंगा आगे, जिस हिसाब से मैंने लूसेंट पढ़ी है, जिस हिसाब से मैंने पॉलिटी कवर की हुई है, वो मैं आपके आगे बता दूंगा, ठीक है। तो अपने शुरू करते हैं। जीके में क्या है, डेली आपको क्या क्या करना है जीके में। सबसे पहले भाई डेली आपको जीके तो पढ़नी ही पढ़नी है। उसमें सबसे पहले आप दिन की शुरुआत करें न्यूज़पेपर पढ़ने से। न्यूज़पेपर पढ़ने से आपको जीके पढ़ने की हैबिट बनेगी। भाई आप डेली कुछ ना कुछ जीके से रिलेटेड चीज़ें पढ़ें। जैसे स्पोर्ट्स का पेज हो गया वो पढ़ें, इंटरनेशनल अफेयर्स की पेज पढ़ें, और फ्रंट पेज जो होता है न्यूज़पेपर का, चाहे हिंदी का हो चाहे इंग्लिश का हो, कोई मायने नहीं रखता। आप जीके उसमें कुछ ना कुछ आपको ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा। साथ में जीके पढ़ने की हैबिट बनेगी। तो वो चाहे हिंदी में हो चाहे इंग्लिश में हो, आप कहीं से भी मतलब न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, ठीक है। उसमें स्पोर्ट्स वाला पेज पढ़ें, उससे आपका करंट अफेयर्स भी तैयार होगा। और स्पोर्ट्स वाला पेज पढ़ें, उससे आपका करंट अफेयर भी तैयार होगा। और उसके अलावा एक जो एक्सटर्नल अफेयर्स का क्वेश्चन मतलब पेज होता है, जो मतलब इंटरनेशनल न्यूज़ होती है, वो वाला पेज भी पढ़ें। वो एक अच्छा होता है। उसके अलावा इसमें आप अगर एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं तो वो पढ़ें, नहीं पढ़ना तो मत पढ़ें। एडिटोरियल वैसे भी आप इंग्लिश माध्यम पे पढ़ सकते हैं, तो वो इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके अलावा जो भी आपने टॉपिक्स कर लिए, जितने भी आपने टॉपिक्स कर रखे हैं, उनके डेली मतलब जैसे टॉपिक हो गया उसके बाद उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, ताकि आपको अंदाजा हो। देखो जीके में आपने पढ़ तो बहुत कुछ लिया, लेकिन वो पूछता स्पेसिफिक चीज़ें हैं। जैसे आपने कोई बैटल पढ़ ली, उसमें ये हुआ ये हुआ, तो वो स्पेसिफिक चीज़ें पूछेगा कि वो बैटल कहाँ हुई और किस साल में हुई, किसके बीच में हुई, कौन हारा कौन जीता। वही ऐसा ही होता है, मतलब आपको अंदाज़ा लगेगा भी मतलब कहाँ से क्वेश्चन उठाता है एसएससी। तो वो चीज़ें जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसी से आपको पता चलेगा। अब जैसे आप जियोग्राफी में करने जाओ तो जियोग्राफी में तो आप पूरा लेके बैठ जाओ, पता नहीं क्या क्या चीज़ें हैं, टाइड्स हैं, ये हैं वो हैं, अर्थक्वेक हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जियोग्राफी में। पर अगर आप इसी हिसाब से पढ़ने जाओ तो आपकी जियोग्राफी साल तक चल जाएगी। लेकिन आपको फिर जियोग्राफी में क्या करना होता है, जियोग्राफी में उल्टी अप्रोच लगती है। एसएससी के पहले आप क्वेश्चन उठाते हैं कि किस हिसाब के क्वेश्चन आ रहे हैं, जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं वो फिर आप टॉपिक कवर करते हैं। जैसे जियोग्राफी में हिमालयाज़ हैं, हिमालयाज़ का करें। हिमालयाज़ का एक क्वेश्चन आरएस प्री में भी आया था, वो भी मैं आपको बता दूंगा। आरएस प्री का एक दिन मैं पूरा पेपर डिस्कस करूंगा भी। आरएस प्री की जीके, आरएस प्री का पेपर एसएससी सीजीएल 2025 मेंस में आपको कैसे हेल्प कर सकता है, कैसे गाइड कर सकता है। तो हिमालयाज़ भी है। उसके अलावा ड्रेनेज सिस्टम है, उससे क्वेश्चन हर बार आता है, ठीक है। उसके अलावा बायोस्फीयर रिजर्व, वो नेशनल पार्क्स, वो चाहे आप इसमें देखें चाहे स्टैटिक में देखें, वो भी इंपॉर्टेंट है। ऐसे कुछ एक टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है, उस हिसाब से करना होता है आपको। सारा सब्जेक्ट के डीप में नहीं जाना होता, क्योंकि एसएससी में हर सब्जेक्ट से ऊपर ऊपर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको उसी हिसाब से पढ़ना है, ऊपर ऊपर से ही पढ़ना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना। आपको डीप जाना है सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स में, हिस्ट्री और पॉलिटी, क्योंकि ये जो है व्यवहारिक ज्ञान बढ़ाते हैं आपका। मतलब ये आप अच्छे से पढ़ें तो आपको जो समाज में जो व्यवहारिक ज्ञान होता है ना,
नॉर्मल नॉलेज वो भी आपको अच्छी होगी। भैया अपने देश का इतिहास अपने को पता होना चाहिए, और अपनी देश की पॉलिटिक्स है, जो पॉलिटी है, किस हिसाब से प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, कौन कौन एलिजिबल है, कौन कौन नहीं है। जैसे राजस्थान में तो वो नहीं होती, क्या काउंसिल कौन सा होता है, लो अपर हाउस ऑफ राज्यसभा नहीं होता इसमें, अपर हाउस ऑफ, इन छोड़ दी, कोई नहीं काट दी। तो आपको हिस्ट्री पॉलिटी भी करनी है, हिस्ट्री पॉलिटी अच्छे से करनी होती है। बाकी एक सेपरेट नोटबुक बनाए मॉक्स के लिए, मॉक क्वेश्चंस के लिए एक सेपरेट नोटबुक बनाए, और जो जो टॉपिक आप लूसेंट से कर रहे हैं तो उनके लिए सेपरेट नोटबुक ना बनाए। जहाँ पे भी लूसेंट का जिस टॉपिक का वो क्वेश्चन है, तो यहाँ पे जो लूसेंट का लिखा हुआ है साइड में जो खाली जगह बचती है, वहाँ पे आप वो मॉक वाला क्वेश्चन लिख लें। तो आपको जैसे अब जब आप वापस लूसेंट रिवाइज करेंगे तो वो मॉक वाले क्वेश्चन भी रिवाइज हो जाएंगे, ठीक है। जिस हिसाब से मैं आपको दिखा देता हूँ मैंने कैसे किया था। ये जैसे लूसेंट थी मेरी, तो ये बायो का पेज है एक, ठीक है, ये बायो का पेज है। इसमें जैसे मैंने ये लिख लिया भाई, नॉइज़ पोल्यूशन से बचने के लिए क्या क्या होता है, SO2 इंक्रीज होती है, SO2 डिक्रीज होती है तो लाइचन इंक्रीज हो जाते हैं, लाइचन इज इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू SO2 पोल्यूशन। ये सब जैसे आप ऐड ऑन कर लिए, ये सब चीज़ें मैंने ऐड ऑन की हुई है, ये चीज़ें मैंने ऐड ऑन की हुई है, मॉक से मैंने ऐड ऑन की है। तो आप इसी में ऐड ऑन कर लें ताकि आपको बार बार अलग अलग सोर्सेज पे ना भागना पड़े। जब आप लूसेंट उठाएंगे तो आपके लूसेंट भी पढ़ लेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा मॉक वाले क्वेश्चंस हैं ये भी आपके कवर हो जाएंगे। इस हिसाब से ही करें तो ये बेहतर अप्रोच होगी। उसके अलावा आप क्या क्या कर सकते हैं, कंसिस्टेंसी बना के रखें, डेली कुछ ना कुछ जीके का पढ़ते जाएं, कोई ना कोई टॉपिक करते जाएं, डेली जीके पढ़ें, जो भी आप टॉपिक कर रहे हैं उसके बाद उसके PYQ लगाएं। उसके बाद रिवीजन सबसे ज़रूरी है, क्योंकि आपने जैसे पढ़ लिया, एक चीज़ पढ़ ली उसके बाद अगली चीज़ पढ़ ली तो पिछली चीज़ आप भूल जाओगे, तो वो भूले ना, इसलिए आप रिवीजन करें। डेली संडे को कर लें, सैटरडे को, जो भी आपको दिन सूटेबल हो उस दिन रिवीजन ज़रूर करें। रिवीजन के साथ PYQ भी कर लें, और PYQ में जो अच्छे क्वेश्चन है वो मार्क करते चलें, ठीक है, ताकि आप बाद में अच्छे क्वेश्चन वापस जल्दी, जैसे लास्ट के डेज होते हैं उनमें आप सिर्फ मार्क वाले क्वेश्चन पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। उसके अलावा करंट अफेयर्स एक ऐसा टॉपिक है यार, ये अनएक्सपेक्टेड टॉपिक है, कहीं से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। जैसे इस बार CGL प्री और मेंस में क्वेश्चन पूछ लिया आपके से 2022 के 21 के, तो वो कोई मायने थोड़ी रखता है यार, वो बस ऐसे ही है, वो बच्चों की छंटनी करने के लिए है। मतलब वो क्वेश्चन जो है ना, वो क्वेश्चन मेरिट से बाहर हो गया। वो अगर 30 लाख बच्चे बैठे हैं तो उनमें 3000 कोई वो क्वेश्चन आता है, ठीक है, बाकियों को, और उनका भी ज़्यादा चांसेस है तुक्का ही लगा होगा। तो इतना कोई ज़रूरी नहीं होता। करंट अफेयर में आप मेन जो पिछले 6 महीने के हैं, पिछले 9 महीने से 4 महीने के बीच के करंट अफेयर्स पढ़ें, ज़्यादा उससे ज़्यादा मत करें, इतना मोर देन इनफ है। अगर क्वेश्चन आना होगा तो इसमें से आ जाएगा, वरना जो अगर इनमें से नहीं आया क्वेश्चन तो वो आउट ऑफ द मेरिट हो जाएगा, वो मेरिट में ही काउंट नहीं होगा, ठीक है। उसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्पेक्टर साहिल चौधरी फॉर माई नोट्स। तो इसमें क्या है, जो मैंने नोट्स बनाए हैं, 2 नोट्स मैंने सबसे शानदार बनाए हैं, 3 कह सकते हैं। एक तो मैंने बनाया है जो है, एक सेकंड पेज ऐड कर लूँगा, हाँ, एक तो मैंने हिस्ट्री के नोट्स बनाए हैं बहुत शानदार तरीके से। हिस्ट्री में क्या है, जो एंशियंट और मिडाइवल के हैं उनके तो मैंने जो लूसेंट के अंदर ही ऐड ऑन करके बना लिए नोट्स, जैसे जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिखा वो मैंने लूसेंट में ऐड ऑन कर लिया। ऐसे ही मैंने मिडाइवल में किया, मिडाइवल हिस्ट्री में भी मैंने लूसेंट में ऐड ऑन कर लिया, ठीक है। उसके अलावा मैंने क्या किया है, मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने नोट्स बनाए अलग से। मॉडर्न हिस्ट्री में भी ये नहीं भी सारी मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स बनाए, मॉडर्न हिस्ट्री के मैंने नोट्स इस हिसाब से बनाए जो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस हैं। मॉडर्न में जो कांग्रेस के इंपॉर्टेंट सेशंस हैं, जैसे मतलब जो पहली बार राष्ट्रगान गाया गया था वो किस सेशन में गाया गया था, वो सेशन कहाँ हुआ था, और उस टाइम उस सेशन का प्रेसिडेंट कौन था, तो ये सारी चीज़ें लूसेंट में नहीं है। तो वो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो जो जितने भी कांग्रेस के सेशंस हुए 1885 से लेके आगे तक 1948 तक, देश के आज़ाद होने तक, तो वो सब उसमें मिल जाएंगे आपको। वो मैंने बहुत अच्छे से तरीके से बना रखे हैं। बाकी भी है मॉडर्न में, जैसे वो बम कांड, मुजफ्फरपुर बम कांड और वो सब चीज़ें, वो भी मेरे इन नोट्स में है, तो वो नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है इंस्पेक्टर साहिल चौधरी नाम से। उसके बाद अपने आगे चलें तो सब्जेक्ट वाइज बताता हूँ मैं आपको। जैसे सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, साइंस GS का ब्रेकअप कर लो, किस हिसाब से है ब्रेकअप, अपना नहीं करना, GS का करना है। हिस्ट्री 3-4 क्वेश्चन आते हैं, पॉलिटी के 3-4 क्वेश्चन आते हैं, जियो के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, इकोनॉमिक्स के 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। इसमें इकोनॉमिक्स में आप पूरा डीप ना जाएं, इकोनॉमिक्स तो वैसे ही बहुत बड़ी है, तो उसको पढ़ने का मतलब नहीं है सिर्फ आप मेन चीज़ें पढ़ें। मॉनेटरी पॉलिसी पढ़ लें, 5 ईयर प्लान्स पढ़ लें, जिसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, हर बार 1 से 2 क्वेश्चन फिक्स है 5 ईयर प्लान से, आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके अलावा डेफिसिट्स हैं जो आजकल ट्रेंडिंग में है, जो आ रहा है, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, बजटरी डेफिसिट हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गया,
इनमें से क्वेश्चन आजकल पूछा जा रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा कर्व्स भी हैं, कई कर्व्स हैं, जैसे लाफर कर्व हो गया, ठीक है, और एक वो गिनी कोफिशिएंट वाला कर्व हो गया, ठीक है। इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और एक और जो टॉपिक ट्रेंडिंग में हाल फिलहाल में इकोनॉमिक्स में, वो है अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट और साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इस हिसाब के। तो ये कुछ एक टॉपिक्स हैं जो आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ने होते हैं, सारी इकोनॉमिक्स आपको डीप से नहीं पढ़नी होती। उसके अलावा बायोलॉजी है, बायोलॉजी आप कंप्लीट बायोलॉजी लूसेंट से पढ़ सकते हैं, उससे बाहर कुछ नहीं आता। केमिस्ट्री भी आप लूसेंट से कर सकते हैं, फिजिक्स भी आप लूसेंट से कर सकते हैं। स्टैटिक में ज़्यादा भागे ना, मेन चीज़ें हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या करनी होती है स्टैटिक में आपको, उसके अलावा कुछ नहीं करने, ठीक है। करंट अफेयर है, उसके 2-3 क्वेश्चन हैं वो अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, अनगैसेबल होते हैं, कोई अंदाज़ा नहीं है कहाँ से आ जाए कहाँ से नहीं आए। तो आप मेन जो 9 से 6 महीने, 9 से 4 महीने के बीच की जो करंट अफेयर है वो पढ़ लें। और बाकी अपने स्पोर्ट्स वाले, ज़्यादातर लड़कों को तो नॉलेज होती है स्पोर्ट्स की, लड़कियाँ भी ध्यान रखें, धीरे धीरे स्पोर्ट्स से अपडेटेड रहें। तो स्पोर्ट्स वाला वो आपके जो व्यवहारिक ज्ञान है उसमें ही आ जाता है, उसी से अपनों को क्वेश्चन हो जाता है ज़्यादातर। उसके सबसे पहले साइंस में चलते हैं। साइंस में आपको बायो पढ़नी है लूसेंट से, ठीक है। उसमें जो भी आपको मॉक में क्वेश्चन ऐड मिले वो उसमें ऐड ऑन कर लें। जैसे ही आपने लूसेंट पढ़ ली बायो की, उसके बाद आपने जैसे फिजिक्स उठा ली लूसेंट पढ़ने के लिए, तो 2 दिन बाद आपने फिर जैसे लूसेंट पढ़ रहे हैं एक दिन फिजिक्स की सुबह के टाइम, ठीक है, तो शाम को पिनाकल उठा लो, जो आपने टॉपिक कर लिया, बायो कंप्लीट कर ली ना आपने, तो बायो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लो। तो उससे आपकी टेस्ट भी होगी कि आपको जैसे कल पढ़ा है मैंने तो आज कितना याद है, वो उसकी टेस्टिंग भी हो जाएगी। और जो नए क्वेश्चन मिले वो लूसेंट में ऐड ऑन कर लें, ठीक है। उसके बाद फिजिक्स भी ऐसे ही करनी है आपको, लूसेंट प्लस पिनाकल, केमिस्ट्री भी लूसेंट प्लस पिनाकल, और मॉक क्वेश्चंस जो हो वो ब्लैंक स्पेस होता है लूसेंट में, उसमें ऐड ऑन कर लें। इसके अलावा साइंस में कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। साइंस ऐसे तो पढ़ने जाओ तो 10th से लेके 11th 12th से लेके आगे बीएससी ग्रेजुएशन एमएससी सब होता है साइंस में, इतना सब आपको नहीं करना होता, सिर्फ 9th 10th की साइंस आती है ज़्यादातर, और थोड़ी बहुत जो भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन है वो सब लूसेंट में है। लूसेंट से बाहर आप अगर आप सीजीएल मेंस का पेपर भी देखोगे ना, तो उसमें करंट अफेयर्स के क्वेश्चन छोड़ दो और बाकी इक्के दुक्के क्वेश्चन छोड़ दो, बाकी जो भी 17 से 18 क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन आए थे उसमें, 17 से 18 क्वेश्चन आपके सारे लूसेंट में हैं। आप गहन अध्ययन करेंगे लूसेंट का तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। 17 से 18 क्वेश्चन लूसेंट में है, और बाकी 1-2 क्वेश्चन है वो लूसेंट से ऑप्शन रिजेक्शन से भी हो जाते हैं क्वेश्चन, ठीक है। बाकी इस बार का पेपर तो थोड़ा इरेलेवेंट ही था जो भी है। उसके बाद ये जैसे मैंने लूसेंट पढ़ी हुई है, जैसे ये मैंने ये बायो का ही चैप्टर है, ये नोट डाउन कर लिया, ये एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लिए, स्टार मार्क कर लिया जो अच्छा था। इसके अलावा ये एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लिए, ये भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लिए, ये भी एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर लिए। जैसे ये है क्लिटेलम इज़ प्रेजेंट इन अर्थवॉर्म, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था तो ये मैंने यहाँ लिख लिया। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है मेरा पर्सनल फेवरेट, हिस्ट्री और पॉलिटी। तो हिस्ट्री वैसे भी इंटरेस्टिंग होती है, अपने देश का इतिहास, अपनी जगह का इतिहास, अपने कस्बे का इतिहास अपनों को मालूम होना ही चाहिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। इसको आप इस 3 पार्ट में डिवाइडेड है, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। एंशिएंट जो जाता है गुप्ताज वाला, गुप्ताज तक है एंशिएंट। टू बी फैक्चुअल हर्षवर्धन पे आके ख़त्म होता है शायद 647 एडी में, हर्षवर्धन 647 एडी में आके एंशिएंट ख़त्म होता है। उसके बाद मिडाइवल चलता है, मिडाइवल 647 से हो गया, और उसके बाद आ गया अपना कहाँ तक, मिडाइवल 647 से 1757 तक, 1757 तक बैटल ऑफ प्लासी। उसके बाद मॉडर्न आ गया, 1757 से आगे तक आ गया मॉडर्न। अभी जो प्रेजेंट टाइम चल रहा है टिल इंडिपेंडेंस देखे तो 1757 से 1947 तक मॉडर्न हिस्ट्री आ गई। ये 3 पार्ट में हिस्ट्री डिवाइडेड है। उसके बाद लूसेंट रीडिंग स्टार्ट करें, मोर देन इनफ है ये हिस्ट्री में, ठीक है। एक्स्ट्रा जो भी चीज़ है वही मॉक इसमें ऐड ऑन कर लें, आराम से पढ़ते जाएं। स्टार्ट करें, सबसे पहले आता है लूसेंट में, मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले स्टार्ट होता है कैलेंडर से। कैलेंडर के बाद आते हैं मतलब बुक्स एंड ऑथर्स, ठीक है। तो वो बुक्स एंड ऑथर से आपको क्या होता है, ओवरव्यू मिल जाता है भाई एंशिएंट में कौन कौन से राजा हैं, और उस हिसाब से ओवरव्यू मिल जाता है। कुछ एक स्टार्टिंग के पेज है वो आपको एक बार मुश्किल लगेंगे, क्योंकि वो एक तरह से मिक्सअप है, जो आगे आने वाली चीज़ें हैं उनका मिक्सअप है, पर वो आप पढ़ें तो आपको थोड़ा हैबिट क्रिएट होगी। उसके बाद जो मेन चीज़ स्टार्ट होती है लूसेंट की वो होती है, मतलब यहाँ से मेन चीज़ जो लूसेंट की स्टार्ट होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, यहाँ से प्री हिस्टोरिक पीरियड थे, पैलियोलिथिक एज और नियोलिथिक एज से स्टार्ट होती है। उसमें मतलब रॉबर्ट आर.बी. फुट ने जो हथनोड़ा में वो ह्यूमन स्कल डिस्कवर की थी, और उसके बाद जो लेटर पैलियोलिथिक एज आया जिसमें कॉपर और वो सब डिस्कवर, उसके बाद हड़प्पा आ गया। अब यहाँ से जहाँ यहाँ तक पहुँचना मुश्किल है, बस यहाँ पे अगर आप पहुँच गए ना लूसेंट से, तो इसके बाद आप लूसेंट छोड़ने का मन ही नहीं करेगा। यहाँ से लूसेंट बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनती जाती है, ठीक है। उसके बाद जो भी आ जाते हैं फिर महाजनपद आ जाते हैं,
उसमें, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फिर जो एम्पायर बिल्डिंग होगी, अशोका वाला एम्पायर हो गया, कनिष्क हो गया, कुषाण हो गया, उसके बाद गुप्ताज आगे और वो सब, तो वो बहुत आगे इंटरेस्टिंग बनता जाता है। यहाँ तक अगर आप यहाँ तक पहुँच गए ना, मतलब महाजनपद तक, उसके बाद तो आपका लूसेंट छोड़ने का मन ही नहीं करेगा, आप आराम से पढ़ते जाएंगे और उसके बाद आपकी लूसेंट पढ़ने की हैबिट भी बन जाएगी, ठीक है। और उसमें ये सब जैसे आपने कर लिया, ठीक है, आफ्टर कंप्लीटिंग वन पार्ट, जैसे आपने एंशिएंट कंप्लीट कर ली, ठीक है, तो उसके बाद अगला पार्ट उठा लें, मिडाइवल उठा लें, और वही वापस वही चीज़ कि आप पिनेकल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाने लग जाएं। पिनेकल का क्या है, पिनेकल में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं, पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। जैसे बुद्धिज़्म के क्वेश्चन अलग से हैं, ठीक है, जैनिज़्म के क्वेश्चन अलग से हैं, ठीक है, अशोका वाला जो एम्पायर है, मगध एम्पायर, उसके क्वेश्चन अलग से हैं, महाजनपद के क्वेश्चन अलग से हैं। तो ऐसे करके पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, तो वो बहुत ही बढ़िया है। मतलब आपके छोटे छोटे टारगेट्स बन जाते हैं। जैसे आप आज सोचो कि मैं बुद्धिज़्म और जैनिज़्म के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा, फिर अगले दिन सोचो भी मैं मगध और इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाऊंगा। तो ऐसे आपके छोटे छोटे पार्ट्स में जो टारगेट है वो डिवाइड हो जाता है, तो ईजिली वो टारगेट्स अचीव हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद मॉक क्वेश्चन हैं, मॉक के जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन हैं वही मैं कह रहा हूँ, लूसेंट होती है, उसके यहाँ पे कंटेंट लिखा हुआ है तो साइड में यहाँ पे ये जो जगह बची है यहाँ पे अपना ऐड कर लें। ऐसा नहीं है आपको बुक साफ सुथरी रखनी है, साफ सुथर रख के आपको बुक के आगे बेचना थोड़ी है। आराम से बुक में जितना भी जगह है उसको कहीं भी कुछ भी जगह मिल रही है वहाँ पे लिख दें। ये मत सोचें भी मैं अपनी बुक को बहुत साफ़ सुथरा रखूँगा, वो कोई मतलब नहीं होता, उसका कोई आपको अवार्ड नहीं मिलने वाला, ठीक है। बुक में अगर जितना ज़्यादा आप बुक में आप ऐड ऑन करोगे ना, तो आपकी बुक पढ़ने की हैबिट बन गई तो आपकी सारी चीज़ें उसी में कवर हो जाएगी, अलग से आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद मेरा टेलीग्राम चैनल है इंस्पेक्टर साहिल चौधरी, जिसमें मैंने मॉडर्न हिस्ट्री के नोट्स डाल रखे हैं, ठीक है। तो आप वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ के देख लें, आपको अच्छे लगे तो देख लें। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे पहले आप जाएँ कांग्रेस सेशन पे, कांग्रेस सेशंस जो मैंने लिखे हैं वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैंने सेशंस लिखे हैं भाई। जो मेरे को सर ने पढ़ाए थे वो भी लिख लिए उसमें, और उसके अलावा जो भी मेरे को मॉक में अलग से क्वेश्चन दिखा जो कांग्रेस सेशन से रिलेटेड था, तो वो भी मैंने नोट डाउन कर लिया उसमें। इस हिसाब से मैंने बहुत शानदार तरीके से नोट्स बना रखे हैं। उसके बाद कंप्लीट हिस्ट्री की टाइमलाइन के भी नोट्स बना रखे हैं मैंने। एक दिन मैं ऐसे ही फ्री था तो मैंने सोचा भाई टाइमलाइन के भी नोट्स बना लेते हैं, ताकि टाइमलाइन क्या होती है, सिर्फ 1-2 घंटे में अगर आपके नोट्स बने हैं तो 1-2 घंटे में रिवाइज होगी, और वो रिवाइज हो जाती है तो आप सारा कुछ वापस हाथों हाथ रिकॉल कर सकते हैं। मतलब एक बार आपने रिवाइज कर ली तो आपने पढ़ा तो वही है, वो रिकॉल करना ईजिली हो जाता है। लास्ट के दिन जैसे आप मान लो 2-4 दिन पहले एग्जाम से पहले आपने हिस्ट्री कंप्लीट टाइमलाइन बनाई है, उसको आपने रिवाइज कर ली तो उस हिसाब से सारी चीज़ें रिकॉल होने लग जाती है। उसके अलावा एक सेपरेट नोटबुक बना लें, एक नोटबुक बनाएं, उसमें बुक्स, ऑथर्स, एम्बेसडर्स और बैटल्स, ये तीनों चीज़ें लिखें। ओह शिट, एम्बेसडर्स और इनकी एक अलग नोटबुक में इनको लिख लें। इससे क्या होगा, आपको लास्ट में ये जो है ये मिसलिनियस टाइप क्वेश्चन में चले जाते हैं, ये आपको याद नहीं रहते क्योंकि इनका जिक्र कम ही बार होता है। आपको राजा का याद रहता है, राजा ने कौन सी युद्ध लड़ी और ये राजा की इकोनॉमी क्या थी, वो सब चीज़ें याद रहती है, लेकिन ये चीज़ें आप भूल जाते हैं। तो बुक्स एंड ऑथर्स एक अलग किताब में लिख लें। जैसे कई बुक्स थी, जैसे कौटिल्य की अर्थशास्त्र थी, ठीक है, और वो एक मुद्रा राक्षस थी, ठीक है, और रामचरित्र थी संध्याकर नंदिन की, जिसमें संध्याकर नंदिन ने खुद को वाल्मीकि ऑफ कलयुग बताया था। तो ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट बन जाता है कि वाल्मीकि ऑफ कलयुग कौन है, तो संध्याकर नंदिन है। उसके अलावा कश्मीर वाली थी, कश्मीर वाली बुक का क्या नाम था, राज तरंगिनी, राज तरंगिनी ये थी उसकी, किसकी थी राज तरंगिनी, ये राज तरंगिनी बुक थी, ये थी कल्हाना की, जिसमें इसने जो जम्मू कश्मीर के जो किंग्स थे उनका डिटेल से डिस्क्रिप्शन दिया था। ऐसे लिख सकते हैं। बाकी ये एम्बेसडर्स हैं, सेल्यूकस निकेटर हो गया और डियोमकस हो गया, डियोकोरस, और वो सब जितने भी एम्बेसडर्स हैं। एक क्वेश्चन आता है जैसे औरंगजेब का जो खुद का पर्सनल डॉक्टर कौन था, तो वो भी आ जाता है इसमें। इस हिसाब से एम्बेसडर की आप अलग बना लें कि किसके टाइम कौन एम्बेसडर था। और बैटल्स की आप बनाना चाहें तो बना लें भाई, ठीक है, बना ही लें तो अच्छा होगा, आपकी रिवीजन हो जाएगी। बाकी मैंने पर्सनली इसकी कोई अलग से नहीं बनाई थी, पर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप बैटल्स की बना लें तो बेहतरीन तरीके से याद रहेंगी। हल्दी घाटी का युद्ध हो गया 1576 वाला, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध, 56 में फिर वो दूसरा युद्ध, इस हिसाब से। तो ये चीज़ें अच्छी रहेगी। इस हिसाब से आपको हिस्ट्री करनी है। हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है, एक बार आपने स्टार्ट कर दी तो आप हिस्ट्री छोड़ने का मन ही नहीं करेगा, आपका यही मन होगा कि मैं बार बार हिस्ट्री पढूं, ठीक है। और जैसे एक बार आपने सब कुछ कंप्लीट कर लिया तो आपके पास टाइम है, तो आप वापस से हिस्ट्री, वापस से लूसेंट को चालू करते हैं। ऐसा नहीं कि आपने एक बार लूसेंट पढ़ ली बस ठीक है सब कुछ हो गया, ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने हिस्ट्री की लूसेंट 4 से 5 बार पढ़ी है, सिर्फ हिस्ट्री की लूसेंट, हिस्ट्री
एंशियंट के पहले पन्ने से लेके मॉडर्न के लास्ट पन्ने तक जहाँ पे वो लिखे हुए हैं वाइस रॉयज, ये यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने 3 से 4 बार पढ़ी है। इसके बाद ही जो है हिस्ट्री में मेरी इतनी अच्छी पकड़ है। ये जो ऐसे हो गया हिस्ट्री में, तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ें लिख दी, जैसे लास्ट सुशर्मा वो था कन्वावस का, ठीक है, और ये बागभद्र सिंह, और ये कनिष्क था जिसने खुद को बोला था मैनी कुशान। ये क्वेश्चन जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है भाई, कौन से राजाओं ने ये उपाधि धारण की थी, देवपुत्र सन ऑफ गॉड की उपाधि कौन से राजाओं ने धारण की थी, तो ये थे कुशान, ठीक है। इस हिसाब से आप जो भी एक्स्ट्रा हो ऐड ऑन कर लें। एक ये इंटरेस्टिंग चीज़ मैं आपको बताता हूँ संगम पीरियड की, जो मेरे पास लूसेंट है वो है 2020 एडिशन। आपके पास भी जो लूसेंट है वो भी होगी 2024 एडिशन मैक्स टू मैक्स, ठीक है। हाल ही में संगम एडिशन में मतलब जो एक हुआ था नीचे की साइड एक्सकेवेशन हुआ था, नई साइट मिली थी, उससे क्या हुआ, उसमें जो फाइंडिंग्स मिली उससे जो संगम पीरियड था पहले था 1st सेंचुरी से लेके 3rd सेंचुरी एडी तक। अभी जो प्रेजेंट में संगम पीरियड है वो शिफ्ट हो चुका है 800 BC, मतलब 300 साल 300 साल पीछे चला गया जो अभी प्रेजेंट की एक्सकेवेशन है। तो ये भी मैंने जिस दिन मैंने वो न्यूज़पेपर में पढ़ा तो मैंने हाथों हाथ अपनी लूसेंट उठाई और ये चीज़ उसमें ऐड ऑन कर ली 800 BC से 300 AD तक। इस हिसाब से आप न्यूज़पेपर पढ़ने का ये फ़ायदा है, आप जो भी नई चीज़ मिले आप उन चीज़ों में ऐड ऑन कर सकते हो, अपना ज्ञान भंडार बढ़ा सकते हो। उसके बाद पॉलिटी आते हैं। पॉलिटी में मैंने लूसेंट भी पढ़ी है और पॉलिटी में मैंने अभिषेक सुमन सर हैं करियर विल पे, उनके नोट्स बनाए थे मैंने। नोट्स में क्या बनाया था, मैक्स सिर्फ 2 ही चीज़ें बनाई थी, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट और इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की सर ने क्लास का ऐसे रेफर किया था कि मतलब पीछे मेरी क्लास पढ़ी है उसमें से देख लो, तो वो मेरे को आलस आ गया था, मैंने वो क्लास नहीं लगाई। और वो अमेंडमेंट का फिर उसी कारण मेरा अमेंडमेंट का जो इस बार मेंस में क्वेश्चन आया था एक भाई 42 अमेंडमेंट पे क्वेश्चन था, तो वो मेरा इसी कारण गलत हो गया था क्योंकि वो मैंने कवर नहीं किया था। मैंने इसका आंसर कर दिया था 40th अमेंडमेंट, जबकि उसका करेक्ट आंसर था 42nd अमेंडमेंट। तो इस हिसाब से हो जाता है। तो आप कोई भी चीज़ मिस ना करें, जो भी टीचर कह रहे हैं आपको वो ज़रूर करें। सर ने मेरे को कहा था कि वो कर लेना, मैंने नहीं की, तो वो मेरी गलती, उस वजह से मेरे 4 मार्क्स 3 वो हो गए और 1 नेगेटिव, 4 मार्क्स का धोखा हो गया। तो आप ऐसा आपको ये धोखा ये गिल्ट ना रहे, इसलिए जो भी सर कहें वो चीज़ें आप ज़रूर करें। पॉलिटी की बात करें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है पॉलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट इंडिया का कंपनी रूल से लेके उसके बाद वाइस रॉयज के एंड में गया, उसके बाद जो चार्टर एक्ट आए 1773 का और ये सब, उसके बाद जो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनी कॉन्स्टिट्यूशनल की, फिर बाद में फ्रेमिंग चालू हुई, कितने साल लगे, उसके बाद ये सब होके उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन बना अपना, जिसमें अभी आर्टिकल्स हैं 11 पार्ट्स हैं। उसके बाद जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें आर्टिकल्स और अमेंडमेंट, इस हिसाब से 2 पार्ट में डिवाइडेड है, कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एंड आर्टिकल्स एंड अमेंडमेंट। तो ये 2 तरीके मेन तो यही है। ये अगर आप अच्छे से कर लिया तो आपकी सारी पॉलिटी कवर होगी, क्योंकि आर्टिकल्स में ही सब कुछ है, जो भी है कि मतलब प्रेसिडेंट को किसके वोट मिलते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल कॉलेज में कौन कौन वोट है होता है, प्रेसिडेंट की ओथ है, और वो सब इसी में है। तो ये अच्छे से कंप्लीट करें अपना। मेरे नोट्स के लिए मेरे को बहुत बार कॉम्प्लीमेंट किया जा चुका है कि तेरे वास्तव में बहुत शानदार पॉलिटी के नोट्स हैं। मैंने बहुत अल्टीमेट लेवल के पॉलिटी के नोट्स बना रखे हैं, सारे आर्टिकल लिख रखे हैं मैक्सिमम। लूसेंट में तो आपको बहुत गिनवे चुने आर्टिकल मिलेंगे, और भी बुक में जाएंगे तो भी बहुत गिनवे चुने आर्टिकल हैं, कोई टीचर से भी आप पढ़ेंगे तो भी उसमें बहुत गिनवे चुनवे आर्टिकल है। मैंने मैक्सिमम सारे आर्टिकल लिख लिए, मतलब मेरा ऐसा था मैं याद करने लगता था तो 1 2 3 4, फिर बाद में जिस टीचर से मैंने पढ़ा हूँ वो अभिषेक सुन, उन्होंने 5 और 6 नंबर आर्टिकल नहीं लिखाया मान लो, तो अब मेरे को ऐसे चुल होगी भी मतलब 5 और 6 आर्टिकल में क्या है, तो मैं हाथों हाथ गूगल पे गया, 5 और 6 आर्टिकल सर्च मारा, अगर वो अच्छा लगा तो मैंने उसको नोट्स में ऐड ऑन कर लिया। इस हिसाब से मैंने आर्टिकल्स बनाए हुए पहले से लेके लास्ट तक, बहुत अच्छे से आर्टिकल्स बना रखे हैं, तो वो आप ज़रूर रेफ़र करें। टेलीग्राम पे मैं पॉलिटी के नोट्स चढ़ा दूंगा, वो आप देख लेना, ठीक है। उसके अलावा लूसेंट पढ़ें, लूसेंट में अमेंडमेंट्स दिए हुए हैं, ये जो 42 अमेंडमेंट है ये लूसेंट में दिया हुआ है, तो अमेंडमेंट्स के लिए आपको एक्स्ट्रा कहीं जाने की लोड नहीं है, लूसेंट से अमेंडमेंट पढ़ सकते हैं आप। उसके अलावा लूसेंट से आप क्या क्या कर सकते हैं पॉलिटी में, लूसेंट से आप अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, प्रेसिडेंट के बारे में कर सकते हैं, पीएम के बारे में कर सकते हैं, स्पीकर के बारे में कर सकते हैं, फाइनेंस कमीशन के बारे में कर सकते हैं, और जो कई कमिटीज़ हैं जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी होगी पंचायती राज वाली, और ऐसे करके संथानम कमेटी होगी। ये क्वेश्चन RAS प्री में आया था संथानम कमेटी का, ये था कौन सा, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन किसकी रिकमेंडेशन पे हुआ था। तो ये RS का क्वेश्चन मैंने SSC की तैयारी के थ्रू कर दिया था, क्योंकि ये मैंने लूसेंट में पढ़ा हुआ था कि संथानम कमेटी के द्वारा रिकमेंडेशन पे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना हुई थी। तो इस हिसाब से जो कमीशंस हैं और कमिटीज़ हैं वो भी आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं। बाकी प्रेसिडेंट की लिस्ट है, पहला प्रेसिडेंट कौन था, इंदिरा गांधी के टाइम फखरुद्दीन जी थे जिन्होंने एमरजेंसी लगी थी, और इस हिसाब से बाकी जितने भी प्रेसिडेंट हैं वो हैं।
पीएम की भी लिस्ट है, स्पीकर्स की भी लिस्ट है, फाइनेंस कमीशन की भी लिस्ट है, और डेप्यूटी स्पीकर और वो सब की लिस्ट है। एक बार क्वेश्चन आया था सेकंड वाइस प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का। फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट सबको याद रहता है, सेकंड वाइस प्रेसिडेंट बहुत रेयर चेयर को याद रहता है। तो सेकंड वाइस प्रेसिडेंट ये सब भी आप इससे कर सकते हैं, लूसेंट में लिखा हुआ है। उसके अलावा पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है, पीवाईक्यू जरूर करें, अच्छे से करें, जो भी आपको एक्स्ट्रा चीज़ें मिले वो फिर से वही बात लूसेंट में ऐड ऑन कर लें। उसके बाद आगे चलें, इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक्स सारी नहीं करनी होती, इकोनॉमिक्स में बहुत सिर्फ सिलेक्टेड टॉपिक्स करने होते हैं। वो सिलेक्टेड टॉपिक कौन से हैं मैं आपको बता देता हूँ। 5 ईयर प्लान है वो आपको करना है, जिसके नोट्स मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा। डेफिसिट्स हैं, बजट डेफिसिट हो गया, रेवेन्यू डेफिसिट हो गया, फिजिकल डेफिसिट हो गया, वो करना है। जीडीपी करनी है, जीएनपी करनी है, कर्व्स करने हैं, ठीक है, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट करने हैं, और बाकी थोड़े बहुत जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हो गया, बैंकिंग होगी, नाबार्ड हो गया, और ये सब चीज़ें आपको करनी है। उससे ज़्यादा आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन आएगा तो इसी में से आएगा, अगर नहीं आएगा तो फिर वही बात मेरिट से बाहर चला जाएगा वो क्वेश्चन, ठीक है। और ये चीज़ें जो कई चीज़ें हैं इसमें लूसेंट में दी हुई है, जैसे ये रिलेशनशिप अमंग डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ नेशनल, मतलब जीडीपी से जीएनपी में आप कैसे जाएं, तो वो तो बहुत इजी है। जीडीपी से ग्रोस डोमेस्टिक है, ये नेशनल है, तो इसमें आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये आप जीडीपी से इसमें ऐड कर देंगे तो ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट आ जाएगा। ऐसे ही ग्रोस से, जैसे जीडीपी से एनडीपी पे जाना है, ठीक है, तो ये ग्रोस है, ये नेशनल है, तो ग्रोस से आप डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे तो नेशनल में आ जाएगा। ये सब चीज़ें आपको समझनी है। इसकी चाहे आप एक क्लास लगा लें, एक मैम थी जिसकी मैंने क्लास लगाई थी, फिर उसके बाद मैंने खुद से ही किया, थोड़ा बहुत लूसेंट से ऐड ऑन किया, तो उस हिसाब से मेरे थोड़े बहुत नोट्स तैयार हो गए, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। ये कुछ एक चीज़ें ही हैं जो आपको इकोनॉमिक्स में करनी है, बाकी हर चीज़ नहीं करनी। बाकी इसके अलावा आप पीवाईक्यू करें। पीवाईक्यू में जो क्वेश्चन आपको ऐसे वाइब आए कि हाँ ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो सकता है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो पीवाईक्यू में एक बार आ गए वो आगे इतिहास में कभी नहीं आएंगे वापस, वो रेयर ये चांस है आने के। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हाँ ये रिपीट होगा, अब नहीं तो 2 साल बाद होगा, 2 साल बाद नहीं तो 3 साल बाद जरूर रिपीट होगा, तो वो वाले क्वेश्चन आप मार्क कर लें इकोनॉमिक्स के, और वो बार बार पढ़ते जाएँ और ये सब टॉपिक करते जाएँ। इकोनॉमिक्स की वैसे भी वेटेज कम ही है, कई बार 2 क्वेश्चन आते हैं, कई बार एक ही क्वेश्चन आता है, तो इकोनॉमिक्स की इतनी महत्व नहीं रहता। बाकी करना तो आपको सब कुछ ही है। आगे क्यों नहीं हो रहा है भाई जी, ओपन करके हुए हो, पॉज करिए। हाँ, तो ये सब था इकोनॉमिक्स के बारे में। अब अपने आगे चलें। वीडियो थोड़ी सी लंबी जाएगी, आप 2x स्पीड में देखें, लेकिन पूरी वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि जीके में मैंने बहुत डिटेल से स्ट्रेटजी बनाई है। मेरे को ये प्रिपेयर करने में भी बहुत टाइम लगा, मैंने बहुत मेहनत से, जिस हिसाब से मैंने जीके प्रिपेयर की, क्योंकि जीके का पूरा रेगिस्तान है। आप अगर आप रेगिस्तान में भटक गए तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। आप आराम से पूरी वीडियो देखें, उसमें सेलेक्टेड टॉपिक सेलेक्ट करें और वो चीज़ें पढ़ें, एक्स्ट्रा कुछ ना पढ़ें, ठीक है। तो अभी आगे वीडियो अगर आपको ज़्यादा लंबी लग रही हो तो 2x पे देख लें, लेकिन वीडियो कंप्लीट देखें तो आपको फ़ायदा होगा। अभी बात करें जियोग्राफी की, तो जियोग्राफी में आपने रिवर्स अप्रोच लगाते हैं। जैसे मेन थोड़ी बहुत चीज़ें तो आपको सारी पता ही होनी चाहिए, भाई कौन सा स्टेट कहाँ पे है, किसकी स्टेट की कैपिटल कहाँ पे है। अगर आपको ये भी नहीं पता, अगर आप इंडिया का मैप भी नहीं भर पा रहे, तो आप तैयारी छोड़ दें, कोई मतलब नहीं है। कम से कम इंडिया का मैप तो पूरा भरना ही आना चाहिए, और कौन सी स्टेट की कौन सी कैपिटल है ये भी आपको आना ही चाहिए, ठीक है। तो वो सब चीज़ें होगी। और इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी है, कहाँ पे कौन सा नेबर है, कितनी कोस्ट लाइन है, और ये सब बेसिक जो नॉलेज है ये आपको होनी चाहिए। उसके बाद आप जियोग्राफी उठाते हैं एसएससी लेवल की, तो उसमें आपको पीवाईक्यू सबसे इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू लगाएं कि किस हिसाब के क्वेश्चन आ रहे हैं। सोलर सिस्टम से क्वेश्चन आता है, सोइल से क्वेश्चन आता है, ठीक है, और बाकी अर्थक्वेक जोन्स से क्वेश्चन आता है, और हिमालय से क्वेश्चन आता है, ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन आता है। तो ये सब जब आप पहले एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं, उसके बाद रिवर्स अप्रोच लगाएं। जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लिया आपने, उसके बाद आपको पता चला कि ये टॉपिक में ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो आप लूसेंट में गए या कोई भी टीचर के पास जो भी आपके पास नोट्स हैं उसमें गए और वो चीज़ पढ़ ली, ठीक है। रिवर्स अप्रोच, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फर्स्ट, देन नोट डाउन व्हाट्स इंपॉर्टेंट एंड देन सॉल्व देयर, देन डू द टॉपिक्स, देन रिपीट अगेन टू सॉल्व पीवाईक्यू। उसके बाद कंप्लीट टॉपिक्स करें। उसके बाद हिमालयाज़, कुछ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो मैंने छांट के लिखे हैं वो है हिमालयाज़ का क्वेश्चन भी आया था इस बार आरएस प्री में, और एसएससी में तो हर बार आता ही है, तिस्ता काली तिस्ता वाला वो क्वेश्चन आता है। और शिवालिक्स हो गया, आउटर हिमालयाज़ हो गया, और उसमें मतलब भाई दून सबसे बड़ा दून कौन सा है, देहरादून वाला, वो भी क्वेश्चन आता है, तो वो हिमालय से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। ड्रेनेज सिस्टम से तो फिक्स ही है, क्वेश्चन आता ही आता है, हर जगह आता है, कोई सा भी एग्जाम हो ड्रेनेज सिस्टम से क्वेश्चन ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। आरएस प्री में भी आया, एसएससी में भी आया, बाकी जो भी स्टेट एग्जाम्स होते हैं, जीके का एग्जाम्स जो भी होते हैं, सब में ड्रेनेज सिस्टम का क्वेश्चन आता ही आता है। उसके बाद सोलर सिस्टम हो गया, सोलर सिस्टम से आजकल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं क्योंकि ये कुछ नई चीज़ है, तो इसमें थोड़े बहुत क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ज़्यादा डीप ना जाए,
वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वाली अप्रोच लगाएं, ठीक है। जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है बस वही पढ़ें। उसके अलावा सॉइल्स होगी, ब्लैक सॉइल होगी, रेगुड सॉइल होगी, कॉटन सॉइल होगी, लेटेराइट सॉइल होगी, वो सब सॉइल्स इंपॉर्टेंट है, वो भी पढ़ें। और आजकल जो सबसे ट्रेंडिंग टॉपिक है वो है लैंडफॉर्म्स क्रिएटेड। रिवर से कौन से लैंडफॉर्म क्रिएटेड हो गए, ठीक है। उसके अलावा ग्लेशियर से कौन से लैंडफॉर्म क्रिएट होते हैं। ये वाले टॉपिक सबसे इंपॉर्टेंट है जो आजकल ट्रेंडिंग में पूछे चल रहे हैं और पूछे जा रहे हैं। तो ये टॉपिक अच्छे से करें। ये टॉपिक लूसेंट में दिए हुए हैं, आपको मिलेंगे नहीं, मैं बता देता हूँ, लूसेंट में है ये टॉपिक। तो आप ढंग से पढ़ के समझ भी सकते हैं कि कैसा लैंडफॉर्म कब क्रिएट होगा और क्या चीज़ कब क्रिएट होगी, ठीक है। एस्ट्यूरीज होगी और वो सब चीज़ें लूसेंट में दी हुई है। आप लूसेंट को अच्छे से पढ़ें तो बहुत बढ़िया होगा। लूसेंट रामबाण है। लूसेंट अगर आपने कर ली तो आपकी एसएससी की जीके कंप्लीट होगी। लूसेंट से ऊपर कुछ नहीं है, कोई किताब नहीं है लूसेंट से ऊपर। अगर आप कोई टीचर के पास भागने जाओगे तो टीचर आपको बहुत चीज़ें करवाएगा। आपका जीके का सिलेबस इतना खींच जाएगा कि 8-9 महीने चल जाएगा जीके का सिलेबस, और इतना है नहीं कि आप इतना करो। आप लूसेंट पढ़ लो, 2-3 महीने में आपकी लूसेंट कंप्लीट होगी, उसको बार बार रिवाइज कर लो तो आपका मैक्सिमम चीज़ें कवर हो जाएगी। उसके बाद स्टैटिक जीके में चलें तो स्टैटिक जीके इंपॉर्टेंट कब है, सिर्फ प्री के लिए। मेंस में स्टैटिक जीके से बहुत रेयर ही है कि क्वेश्चन आए, ठीक है। और अगर मेंस में स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आएगा तो ज़्यादा चांसेस है वो आपको नहीं आता होगा, ठीक है। सीधी सी बात है, मतलब स्टैटिक जीके का अगर क्वेश्चन मेंस में आएगा तो वो उस लेवल का होगा जो आपने नहीं पढ़ा होगा। प्री में स्टैटिक जीके के डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि ये वाला तबला कौन बजाता था, ठीक है, ये फोक डांस है, ये कौन से स्टेट का है, ये सब क्वेश्चन आते हैं। ये आप कहीं से भी पीडीएफ निकाल लें, कोई भी टेलीग्राम चैनल है उस पर ज़्यादातर पीडीएफ अवेलेबल होती है, वो पीडीएफ निकाल लें और उनको पढ़ लें। बस वही चीज़ें जैसे डांसेस हो गए, इंस्ट्रूमेंट्स हो गए, फेस्टिवल्स हो गए, बायोस्फीयर रिजर्व्स हो गए, नेशनल पार्क्स हो गए। नेशनल पार्क और बायोस्फीयर रिजर्व को मैंने स्टैटिक में इसलिए डाला है क्योंकि ये एक तरह से फिक्स चीज़ें हैं, इनको आप ज्योग्राफी में पढ़ें चाहे स्टैटिक में पढ़ें, इनसे क्वेश्चन आता है, ठीक है। और स्टैटिक जीके के लिए आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम है निमोनिक्स बनाएं। निमोनिक्स ज़्यादा कोशिश करें खुद से बनाने की, खुद से बनाए हुए निमोनिक्स ज़्यादा याद रहते हैं, ठीक है। बाकियों के बनाए हुए निमोनिक्स आपको याद करने में दिक्कत होती है। निमोनिक्स इसलिए बनाए जाते हैं कि आप खुद याद रख सकें, तो खुद की जो चीज़ बनाई होगी वही आपको ज़्यादा चांसेस आप रिटेन कर पाओगे। यही है स्टैटिक जीके का। स्टैटिक जीके में ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्री का ही टॉपिक है स्टैटिक जीके, तो आपको प्री के हिसाब से ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद अपने चलते हैं करंट अफेयर्स। स्टैटिक जीके का एक बार मैं और बता दूं आपको वापस। स्टैटिक जीके में बच्चे भागते रहते हैं, घरानाज करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, और स्टैटिक जीके का इतना बड़ा पोर्शन है कि आप 4-5 महीने लग जाए स्टैटिक जीके करने में, और बाद में हो सकता है भी जो क्वेश्चन आए वो आपको आता भी ना हो, ठीक है। स्टैटिक जीके का कहीं से भी कैसा भी क्वेश्चन आ जाता है, तो इसके चक्कर में ना पड़े ज़्यादा। अपने बाकी जो मेन सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, जियो, साइंस और इकोनॉमिक्स, इनका बेस स्ट्रॉन्ग रखें कि इनमें से क्वेश्चन आए तो वो मेरा गलत ना हो। बाकी स्टैटिक, करंट अफेयर ये तो ठीक है, अगर आपको आते हैं तो भी बढ़िया है, ना आते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा उनसे, अच्छी रैंक भी आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। करंट अफेयर्स में चलें तो करंट अफेयर्स में आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ें, फोकस ऑन स्पोर्ट्स पेज और एक्सटर्नल अफेयर्स का जो पेज होता है उस पर भी फोकस करें, और जो एक फ्रंट पेज होता है जिसमें थोड़ा बहुत कोई जो नई नियुक्ति होती है, आरबीआई का गवर्नर हो गया नया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो नया हो गया, वो सब चीज़ें आपको फ्रंट पेज पर मिल जाती हैं, तो वो भी इंपॉर्टेंट है, वो आपकी सीधी डायरेक्ट पिक हो जाती है क्वेश्चन में कई बार। उसके बाद करंट अफेयर्स अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, कहीं से भी आ जाते हैं। मैंने आपको बताया था इस बार सीजीएल मेंस में, सीएचएसएल मेंस में, ठीक है, सीएचएसएल मेंस में एक बार क्वेश्चन आया था। इस बार जो क्वेश्चन आया था हाईएस्ट ऑब्जर्वेटरी वाला क्वेश्चन आया था, तो वो क्वेश्चन 2022 का था, ठीक है। सीएचएसएल का पेपर हुआ था 2024 के लास्ट में, तो अब आप यहाँ तक करंट अफेयर थोड़ी पढ़ने जाओगे, ये तो कोई मायने ही नहीं रखता। आप ज़्यादा से ज़्यादा सीएचएसएल इसमें जो नवंबर में पेपर हुआ है, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या कर सकते हैं कि जनवरी से लेकर 2024 का नवंबर तक का आपने करंट अफेयर पढ़ लिया, लेकिन ये क्वेश्चन तो उससे कहीं पीछे चला गया, तो ये क्वेश्चन मायने नहीं रखता। इस टाइप के क्वेश्चन, आपको इस टाइप के क्वेश्चन के पीछे मत भागो, इससे बेहतर है आप इन जो सब्जेक्ट्स हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इनमें ज़्यादा टाइम दें, ठीक है। उसके बाद करंट अफेयर्स का जो मैंने एक बार फॉलो किया था थोड़े टाइम के लिए, वो था प्राइम मॉक बाय अब्बास सैनी, क्योंकि देखो कुछ भी है रहा नहीं जाता, अपना कितना ही कह लें, पर अपना मन होता है भी अपने जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो कवर करें, तो मैंने भी यही किया था। मैंने सीजीएल मेंस के लिए अब्बास सैनी सर का है प्राइम मॉक नाम के से टेलीग्राम चैनल है, उस पर सर मतलब मंथली का जो कंपाइलेशन होता है वो 5 मंथली 6 मंथली कंपाइलेशन भी डालते हैं, तो वो आप पढ़ें, अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, उससे कर लें। उससे अगर आ गया क्वेश्चन तो ठीक है, अगर नहीं आया तो भी कोई बात नहीं है। ज़्यादा पहले ना करें, 1 या 2 महीने पहले बस सिर्फ करने लगे करंट अफेयर, और थोड़ा बहुत पढ़ें अपना, ठीक है। 4-5 दिन में 1 महीने की करंट अफेयर कंप्लीट हो जाती है। अगर आप कंपाइलेशन लेके जाओगे तो 4-5 दिन मैक्सिमम लगेंगे, आपका 1 महीना कवर हो जाएगा, फिर 4-5 दिन लगेंगे, फिर 1 महीना कवर हो जाएगा, और उनको बार बार रिवाइज करते रहें, ठीक है।
और इनके ये कोई मतलब नहीं है, आजकल ये भी है डेली सुबह सुबह बच्चों को गुमराह करने के लिए डेली सुबह सुबह करंट अफेयर की क्लास लगा लो, उनके नोट्स बना लो, ये कर लो वो कर लो, कोई मतलब नहीं रखता। आप उसमें टाइम वेस्ट करें, उससे बेहतर है आप इंग्लिश माध्यम और वो सब एडिटोरियल लगाएं, उसकी जो क्लास लगा रहे हैं उसकी जगह एक मॉक लगाएं, वो ज़्यादा बेहतर है। करंट अफेयर की डेली क्लास लगाने का कोई भी मतलब नहीं होता, आपको करंट अफेयर की डेली क्लास कभी भी नहीं लगानी, ठीक है। सिर्फ मंथली कंपाइलेशन पढ़े, और कंपाइलेशन जो एग्जाम से जस्ट पहले कंपाइलेशन भी आ जाते हैं, जैसे सीजीएल मेंस का एग्जाम था उससे जस्ट पहले बहुतों के कंपाइलेशन आ गए थे, प्राइम मॉक्स के भी आ गए थे, गगन प्रताप सर के भी आ गए थे, आदित्य रंजन सर के भी आ गए थे। तो आपको जो बेटर लगे उससे आप वो कंपाइलेशन पढ़ लें, अगर क्वेश्चन आना होगा उसमें से तो आ जाएगा, वरना नहीं आएगा। उसके बाद एग्जाम अटैम्प्ट की टिप्स बता दूं मैं आपको। उसमें जीके में क्या करना है, आप अंडरस्टैंडिंग डेवलप करें, अपनी समझ डेवलप करें। रट्टा मारने का कोई मतलब नहीं है, हाँ स्टैटिक में तो रट्टा मारना ही पड़ेगा, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, इन सब में रट्टा ना मारें, समझने की कोशिश करें क्या चीज़ कहाँ है। माइंड मैप बना लें, मतलब दिमाग में ही सोच लें कि जैसे हिमालय ऊपर से स्टार्ट हो रहा है तो इधर ये हिमालय है, फिर लोअर हिमालय, फिर शिवालिक्स और ये सब चीज़ें, ये दिमाग में मतलब समझने की समझ डेवलप करें। रट्टा मारने का कोई फ़ायदा नहीं है, रट्टा आपका स्कूल में चलता था, कम्पिटिटिव एग्जाम्स में रट्टा कभी काम नहीं आता, ठीक है। जितने भी मेरे साथ वाले भी थे जो रट्टाफिकेशन करते थे तो वो उनका कोई काम नहीं है, रट्टा वाला काम सिर्फ स्कूल तक ही चलता है। उसके बाद कम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है, जो आपकी समझ डेवलप हुई है, उसी से आपका सिलेक्शन होता है, ठीक है। उसके बाद गैस वर्क डेवलप कर लें मॉक्स में। मॉक में अगर आप जब भी मॉक लगा रहे हैं जीके का या जो भी कंप्लीट मॉक लगा रहे हैं, तो उसमें आप ये मत सोचें, क्योंकि वो आपका मॉक ही है, मेन पेपर तो है नहीं, तो उसमें आप तुक्का लगाने की कोशिश करें, तुक्का लगाना सीखें। जैसे 2 ऑप्शन रिजेक्ट हो गए, उसके बाद जो बेस्ट 2 ऑप्शन दिख रहे हैं उनमें से थोड़ा सोच समझ के इधर उधर से गैस लगा के, जो भी आपने उसके आसपास की चीज़ें पड़ी हुई है वो दिमाग में ला के और कैसे ना कैसे तुक्का लगाने की कोशिश करें, तो आपका जो तुक्का लगाने की होगी गैस वर्क होगा वो आपका स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है। गैस वर्क आपका स्ट्रॉन्ग होगा तो फिर वो चीज़ आपको मेन पेपर में काम आएगी। और ऐसा भी नहीं मेन पेपर में आप मेरी तरह 9-10 तुक्के लगा दें और जो सारे आपके गलत हो जाए, मेंस में सोच समझ के ही तुक्का लगाएं, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन एलिमिनेशन से जाएं, जो ऑप्शन सीधा ही दिखता है, कई 4 ऑप्शन आते हैं उसमें 2 ऑप्शन तो सीधे ही दिखते हैं, अभी ये तो हो ही नहीं सकता। तो ये जैसे मान लो हल्दी घाटी का युद्ध आ गया, ठीक है, तो आंसर है 1576 असली, ठीक है। ऑप्शन आ गया 1676, 1776, ठीक है, और एक ऑप्शन आ गया 1556, ठीक है। तो अपनों को अंदाजा ही है भाई हल्दी घाटी उसके टाइम अकबर के टाइम हुआ था, तो इस टाइम तक तो अकबर भी नहीं था और इस टाइम तक तो सारा मुगल साम्राज्य ही मैक्सिमम समाप्त हो गया था, तो ये 2 ऑप्शन तो सीधे ही रिजेक्ट हो गए। बात बची इन दोनों में, तो इसमें ये तो 1556 वाला तो था, ये जब अकबर ने गद्दी संभाली थी वो है पानीपत का दूसरा युद्ध, तो आंसर हो गया 1576। तो इस हिसाब से कई बार 2 ऑप्शन तो सीधे ही रिजेक्ट हो जाते हैं, इस हिसाब से करें। एक्यूरेसी इंपॉर्टेंट है, मेरी 9 रॉन्ग हो गए थे सीजीएल मेन से, जिससे मेरे मार्क्स जो कि 36 हो सकते थे कट के सीधे आगे 27। 9 मार्क्स का आपको पता है कितना फ़र्क पड़ता है सीजीएल में, मेंस के एग्ज़ाम में। तो वो आप मेरे जो मैंने गलती की वो आप गलती ना करें, तुक्का लगाएं तो सोच समझ के लगाएं, ठीक है। उसके बाद जो जीके है वो सबसे, हर जगह मैं ये रिपीट करता हूँ, मैंने जो आदित्य रंजन सर के साथ इंटरव्यू दिया था उसमें भी मैंने ये कहा था कि जीके बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। जीके को आप ये मत सोचें कि जीके मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, कोई मतलब नहीं है, किसी का स्ट्रॉन्ग पॉइंट जीके नहीं हो सकता, क्योंकि एसएससी की जीके बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। कहीं से भी क्वेश्चन आ जाता है, डिस्कवरी से क्वेश्चन आ गया तो आपने डिस्कवर पता है कौन सी कंट्री का ये पता है, ठीक है, उसने साल पूछ लिया, साल आपको पता ही ना हो। कई बार उसने ये पूछ लिया भाई ये डिस्कवरी की थी तो ये बंदा कौन से देश का था, तो देश कौन याद रखता है डिस्कवरी का, तो वो चीज़ें बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। तो आप जीके में अपना ना बनाएं, उससे बेहतर है आप अपने जो 3 सब्जेक्ट्स हैं मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, उनको स्ट्रॉन्ग बनाएं कि उसमें आप कोशिश करें 100% एक्यूरेसी या 95% तक की एक्यूरेसी रखें, जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। उसके बाद जो जीके के एक्स्ट्रा मार्क्स हैं वो आपकी रैंक बना देंगे। उसके बाद कोई भी आपको डाउट्स हैं कुछ भी हैं तो वो नीचे कमेंट्स करें। और बाकी एक चीज़ है कि अगर आपको लूसेंट कैसे पढ़ें, उस पर अगर आपको अलग वीडियो चाहिए कि मैंने कैसे लूसेंट पढ़ी और किस हिसाब से आप लूसेंट पढ़ सकते हैं, तो उस पर आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि मेरे को लूसेंट पे अलग से वीडियो बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करेंगे, आपकी इच्छा होगी, तो मैं लूसेंट पे वीडियो बना दूंगा कि लूसेंट आप कैसे पढ़ें और मैंने किस हिसाब से पढ़ी थी। मैं आपके उसका नोट्स शेयर कर दूंगा कि किस हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा लूसेंट में ऐड ऑन किया था। उसके अलावा मेरा टेलीग्राम चैनल है इंस्पेक्टर साहिल चौधरी, ठीक है, वो मैं बायो में भी है, डिस्क्रिप्शन में भी है, हर जगह अवेलेबल है, जहाँ से भी आप ज्वाइन करना चाहें मेरा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। उसमें मैं जितने भी मेरे नोट्स हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के, पॉलिटी के नोट्स हैं और बाकी लूसेंट के जो एक्स्ट्रा मेन चीज़ें हैं वो सब मैं उसमें अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। बाकी आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है, आप जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं आप करते जाएं। मैं यही बात कहूँगा, इस बार सीजीएल 2025 में जितनी भी वैकेंसी आए आप ये सोच के चलें भी एक सीट तो मेरे लिए ही है,
तो उस हिसाब से ही तैयारी करें आप, कि इतना कॉन्फिडेंस रखें कि इस बार मेरा सिलेक्शन होगा ही होगा। बाकी बढ़िया है, आप अपनी तैयारी करती जाइए। कोई भी आपको गाइडेंस, कोई भी मोटिवेशन सपोर्ट की ज़रूरत हो तो आप मेरे को संपर्क करें, टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, जहाँ पे भी आपका मन हो, मैं हर जगह आपको रिप्लाई दूंगा। बाकी अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आगे से आगे शेयर करें, जो जेन्युइन एस्पायरेंट्स हैं उन तक वीडियो को पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे से आगे जो भी वीडियोज़ हैं, अच्छी से अच्छी वीडियोज़ आएगी। मैं कोशिश करूँगा भी जो डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं वो मैं आपको समझा दूँ। कोई चीज़ें जैसे बहुत से बच्चों को जिसमें मेरे को दिक्कत आई थी, तो मेरे को लगता है भी आगे बच्चों को भी दिक्कत आएगी, तो वो चीज़ें मैं उनकी वीडियोज़ डाल दूँगा। ठीक है, बाकी आप अगर कमेंट करें कि लूसेंट पे मेरे को सेपरेट वीडियो बनानी चाहिए या नहीं। थैंक यू।